जब कलम और किताब पर पाबंदी लगाई जाए, विश्वविद्यालयों को बर्बाद किया जाए, बेचा जाए, शिक्षा के स्कूल बंद किए जाएं और दारू की दुकान खोली जाए, फीस महंगी की जाए, पढ़ाई महंगी की जाए, फेलोशिप घटाई जाए, सीट कटौती की जाए, ऐसे दौर में कलम किताब की बात करना अपने दौर के सबसे जरूरी सवाल पर बात करना। मेरी पहली किताब प्रोफेसर की डायरी उसी पर थी। दुनिया युद्ध झेल रही है, ठीक बात है। एटीएम से दुनिया परेशान है। एप्स्टीन फाइल फॉर ए, टी फॉर ट्रंप और एम फॉर मोदी। तो वो जो 90% भारत भीड़ में लाइन लगाए, जो कोरोना में, जो नोटबंदी में लाइन लगाया था, भूल गया। कोरोना में ऑक्सीजन की लाइन लगाया, भूल गया। सिलेंडर की लाइन लगाया, भूल जाएगा, क्योंकि धर्म के नाम पर कोई आ जाएगा लड़ाने, अरे धर्म खतरे में। ऐसे दौर से निकालने का काम किताबें ही तो करेंगी। और उसका नतीजा ये हुआ कि आजाद भारत की पहली जंग बिहार ने कराई। महागठबंधन की सरकार थी, आदरणीय नीतीश जी और तेजस्वी जी की गठबंधन की सरकार थी, लेफ्ट पार्टियां शामिल थी। और उसका नतीजा ये हुआ कि देश को पहली बार पिछड़ों की आबादी पता चली आजादी के बाद। क्योंकि जो पिछड़ों के मंडल कमीशन में रिपोर्ट के मुताबिक आबादी थी, वो तो 1931 की जनगणना पर थी कि वो 52% है। नमस्कार, मैं रविरंजन नीले और आप देख रहे हैं एडिया। देखिए, मैं इस वक्त पटना में हूं और हमारे बीच उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध लेखक, जाने माने राजनीतिक और सामाजिक चिंतक और दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे कभी कार्यरत थे, लेकिन उनका पहचान उस रूप में आज नहीं। सर, स्वागत है एडिया। बहुत धन्यवाद निलय आपका। सर, पटना किस सिलसिले में आना हुआ आज? आपका और आपके सभी दर्शकों का शुक्रिया। और अभी जो आपने परिचय दिया कि होता यही है कि मैं यहीं बिहार से लगा हुआ पूर्वांचल का जिला आजमगढ़, किसान परिवार में पैदा हुआ। परिवार के पास बहुत कुछ नहीं था, एक समझदारी जरूर थी कि बच्चों को पढ़ाना है, शिक्षा की अहमियत समझते थे, तो पढ़ने लिखने भेजा। तब भी ये सोचा नहीं था कि देश के दो बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने का मौका मिलेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में तकरीबन 14 साल पढ़ाने का मौका मिलेगा। लेकिन हाँ, एक कलम और किताब का सफर शुरू हुआ तो बहुत बड़े मुकाम में हासिल हुआ। और ठीक बात है कि लगभग 14 साल पढ़ाने के बाद आज मैं उस व्यवस्था में नहीं हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को उस व्यवस्था में जो शर्तें हैं कि मेरिट देख करके आपकी नियुक्ति होगी, उसकी बजाय वो विचारधारा देखने लगे। तो पिछले 2-3 वर्षों में हमने जो काम ये किया कि हमसे क्लासरूम विश्वविद्यालय जब छीना गया, तो हमने कलम और किताब को छीनने नहीं दिया और लिखने पढ़ने का क्रम जारी रहा। और तकरीबन 1-1.5 दशक में सामाजिक न्याय के जिस विचार को लेकर के, समाजवादी आंदोलनों के, संविधानवादी आंदोलनों के जिस विचार को लेकर के हम काम कर रहे थे, उसमें हमें ये देखा कि कई विषय ऐसे हैं जिन पर अभी व्यवस्थित तौर पर, आसान भाषा में, एक जगह पर बुनियादी जानकारी रखती हुई किताबें नहीं है। तो नौकरी नहीं है तो समय है आपके पास, जी बिल्कुल। और मन में एक इरादा है कि कुछ काम करेंगे, तो एक किताब लिखी हमने पिछले 2-2.5 वर्षों में। जब से नौकरी नहीं थी तो इस किताब पर ही काम किया था। और वैसे काम तो 10 साल से चल रहा था, पढ़ने का, अध्ययन का। लेकिन इन 2 वर्षों में जो किताब मुकम्मल हुई उसका नाम है जाति जनगणना, जात से जमात की ओर। ये अभी जनवरी में प्रकाशित हुई मेरी किताब, और हिंदी में इस तरह की अपने किस्म की इस विषय पर शायद पहली किताब है। इसके पहले कुछ एक कोशिशें हुई, लेकिन उसमें सारी बातें नहीं थी। उसी किताब का एक लोकार्पण विश्व पुस्तक मेले में वो आई थी दिल्ली में। फिर हमने इसी 22 मार्च को दिल्ली में एक बड़ा लोकार्पण कार्यक्रम, चौथा संस्करण आ गया 2 महीने में, वो हुआ। और उसके बाद कल यानी 29 मार्च को पटना में भी उसी का एक कार्यक्रम था, जाति जनगणना पुस्तक परिचर्चा। तो उसी कार्यक्रम के सिलसिले में पटना आना हुआ। और मुझे बहुत खुशी है कि पटना के बौद्धिक समाज ने, पटना के सामाजिक न्याय में यकीन रखने वाले लोगों ने कार्यक्रम किया यहाँ। आप पटना आए हुए हैं। पटना समाजवादियों का गढ़ रहा है, या यूं कहें उर्वर भूमि रही है। आप जिक्र किया कि समाजवादी चिंतक जो हुए या उनके विचारों को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। तो जिस तरह से वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है और
जनगणना को लेकर पूरे देश में ही नहीं और खासकर अगर आप बिहार में हैं तो बिहार से ही सवाल है। जब महागठबंधन की बिहार में सरकार थी तो जाति जनगणना करवाया गया। तो आप जो पुस्तक लिखे हैं वो और जो बिहार में जाति जनगणना हुई, कैसे देखते हैं? दोनों में क्या है? निलय इसीलिए मैंने कहा कि इस कार्यक्रम की जो ज्यादा बड़ी सार्थकता है वो बिहार में है। जी, इसकी दो वजह हैं और जो लोग मेरी किताब पढ़े होंगे या पढ़ेंगे तो वो समझ जाएंगे। बिहार बुद्ध महावीर और जैन का ही नहीं, जीवक का ही नहीं, बुद्ध कबीर रैदास गुरु गोविंद सिंह का ही नहीं, बिहार सामाजिक न्याय के आंदोलन की एक बड़ी जमीन रहा है। त्रिवेणी संघ का, अर्जक संघ का, शोषित दल का, बैकवर्ड क्लासेस लीग का और बाद में चल करके आजादी के बाद कर्पूरी जगदेव मंडल का। और मेरी किताब का एक बड़ा हिस्सा उत्तर भारत के सामाजिक न्याय आंदोलन के लिहाज से बिहार को के इस इतिहास को एक जगह समेटता भी है। इसलिए मैंने कहा वो किताब आपको सबको पढ़नी चाहिए, एक जगह मिलेंगी और बुनियादी जानकारियां मिलेंगी ताकि इस देश के नौजवानों को इतिहास का पता हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से न पढ़े। तो बिहार एक उर्वर संघर्षों की वैचारिक जमीन रहा है और इसी वजह से मंडल आंदोलन के समय बिहार ने एक फैसला लिया कि वो सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ा होगा, कामयाब भी रहा। बिहार समाजवादी आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ा, हाशिए पर पड़े पिछड़े दलितों, अति पिछड़ों, महादलितों, कमजोरों, वंचितों, शोषितों के लिए पिछले 30-40 साल के बिहार ने आवाज उठाई, उनको स्वर दिया, जी, उनको ताकत दी, मजबूती दी। और उसका नतीजा यह हुआ कि आजाद भारत की पहली जाति जनगणना बिहार ने कराई। महागठबंधन की सरकार थी, आदरणीय नीतीश जी और तेजस्वी जी की गठबंधन की सरकार थी, लेफ्ट पार्टियां शामिल थी और उसका नतीजा ये हुआ कि देश को पहली बार पिछड़ों की आबादी पता चली ऑफिशियल आजादी के बाद। क्योंकि जो पिछड़ों की मंडल कमीशन में रिपोर्ट के मुताबिक आबादी थी वो तो 1931 की जनगणना पर थी कि वो 52% है। बिहार ने बताया नहीं साहब वो 64% के आसपास है। बहुत सारे लोग इधर उधर झूठ बोल रहे थे, जी, लेकिन सत्ता में, संसाधन में, सम्मान में, जमीनों के मालिकाना हक में, शिक्षा में, नौकरी में, संपत्ति में 64% नहीं है, 10%, 15% भी नहीं है। तो उस जाति जनगणना कराकर उसके आंकड़े सार्वजनिक करके कई स्तर पर पॉलिसी मेकिंग शुरुआत की बिहार ने। नीतीश जी की सरकार ने आरक्षण बढ़ाया और जो लोग कल तक लाठी से वोट डालने से रोकते थे वंचितों शोषितों को, वो अब सीधे सामने से लाठी नहीं चलाते, वो कोर्ट के हाथ से लाठी चलवाते और कोर्ट से रुकवा दिया। अब कोर्ट रोका हुआ है और हुकूमत बदल गई, गठबंधन टूट गया। तो जो जाति जनगणना का लाभ होना था पॉलिसी मेकिंग में, वहां तक बिहार पहुंच ही नहीं पाया। इसलिए बिहार एक बड़ी उम्मीद को टूटते हुए देखा गया। जैसे आज हुकूमत को, सत्ताधारी दलों को ये तय करना चाहिए कि अगर जाति जनगणना ये बताती है कि 65% आबादी को उनका हक नहीं मिला है, वो नहीं है सत्ता, संसाधन और सम्मान में, तो हक रोका कौन? कोर्ट में मामला गया तो उसको सुनवाई जल्दी जल्दी हो, जो न्याय देना चाहेगा वो चाहेगा ना जल्दी जल्दी सुनवाई हो। जी, बिल्कुल। कोर्ट गया कौन? कोर्ट से रुकवाया कौन? कोर्ट में पैरवी कौन नहीं कर रहा? ये वही लोग हैं जो दिखावा करते हैं कि मैं पिछड़ा माँ का बेटा हूं, प्रधानमंत्री, मैं अति पिछड़ा हूं, मैं पिछड़ा हूं, मैं देखिए ये हूं वो हूं। लेकिन वो कुछ नहीं है, वो आरएसएस के गुलाम है। तो जाति जनगणना कराकर बिहार ने एक एक्सरे तो करा दिया। जैसे मेरी किताब कहती है कि जाति एक बीमारी है, जाति जनगणना उसका एक्सरे, फुल बॉडी चेकअप है, एमआरआई है। और जब एमआरआई हो जाएगा तब इलाज शुरू होगा। इलाज है पॉलिसी मेकिंग। तो बिहार यहां चूक गया। जातिगत जनगणना को लेकर एक और सवाल खड़ा होता है, आपने पुस्तक भी लिखी। कहते हैं लोग, कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि जो समरसता है, सामाजिक समरसता है, अगर फिर से जातीय जनगणना होगी तो जो बनाव है, सामाजिक समरसता है, वो टूट जाएगी। कई लोग का कहना यह भी है। घर में 10 लोग हैं, 3, 4, 5 आदमी, 6 आदमी को भरपेट खाना नहीं मिल रहा है और कुछ लोग जो घर चलाने का कब्जा किए हुए कुर्सियों पर भरपेट खा रहे हैं, बड़ा अच्छा चल रहा है। धीरे धीरे वो जो जिसको भरपेट खाना नहीं मिल रहा था और उसके हिस्से का कोई और खा रहा था, जी,
वो सब धीरे धीरे गुलबंद होने लगी और एक सवाल पूछ दिया कि हमारे हिस्से का खाना कहाँ है। तो वो जो लोग खा रहे थे दूसरे के हिस्से का, वो कह रहे हैं अरे घर कितना अच्छा चल रहा था, तुम लोग अब घर को डिस्टर्ब कर रहे हो, सवाल खड़ा क्यों? जैसे चल रहा था वैसे चलने दो। हम पूर्व जन्म में कुछ अच्छा काम किए थे इसलिए हम भरपेट खा रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं, तुम्हारे हिस्से का भी खा रहे हैं। तुम बोलो नहीं, मिलजुल, चलो तुम भी साथ में बैठ के खाना। मेरी थाली में 56 भोग होगा, तुम्हारी थाली में दाल रोटी नून रोटी होगी। अब वो कह दिया मेरी थाली में केवल नून रोटी क्यों है। करे अरे साथ में बैठ के कितना अच्छा इतने साल से खा रहे थे, अब तुम बोल करके डिस्टर्ब कर दिए, पूरा घर डिस्टर्ब हो गया सवाल से, अपने हिस्से का सवाल पूछ देने से। तो हम चाहते हैं कि ऐसा डिस्टरबेंस और हो उस घर में, ताकि अगली बार जब खाने की प्लेट सबकी लगे तो एक तो कोई मेज पर बैठ कर ना खाए और एक जमीन पर बैठ कर ना खाए, एक प्लास्टिक की थाली में ना खाए, एक चांदी के बर्तन में ना खाए, एक जो है भरपेट थाली ना खाए, कई गुना ना खाए अपने हिस्से से, और एक के पास कुछ हो ही ना, पेट भरने के लिए मजबूरी हो। मैं तब तक इस घर को डिस्टर्ब देखना चाहता हूं जब तक दोनों थालियां बराबर ना हो जाए। हम किसी से थाली छीनेंगे नहीं, जो अन्यायी हैं उनको लगता है कि हमारी थाली छीनेंगे, नहीं छीनेंगे। जितना आपको जरूरत है हम आपको भी उतना मिलने के लिए लड़ेंगे। इस देश में अगर 10% आबादी के पास 90% सत्ता है, संसाधन है, नौकरी है, शिक्षा है, रोजगार है, एसी फ्रिज कूलर है, पक्का मकान है, बिजली पानी है, और उसके बाद उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा है, उनको रोजगार है, और 90% आबादी को 10% भी ये चीजें न मिले, और तुम कह रहे हो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, समरसता थी, नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि 90% 100 रोटी है, 90 लोगों को 10 रोटी पर गुजारा करना पड़ रहा है, और 10 आदमी 90 रोटी खा रहा है। नहीं चाहिए ऐसी समरसता, ऐसी खुशहाली, ऐसी शांति नहीं चाहिए। हम इसे अशांत करेंगे, संविधान हाथ में लेके, हथियार हाथ में लेके नहीं। संविधान को लेकर के सवाल पूछेंगे कि जाति जनगणना कहता है कि 100 रोटी 100 आदमी में बराबर बंटनी चाहिए। आप अपने हिस्से के खाइए, हम अपने हिस्से के खाएंगे, और इसके लिए अगर कोई डिस्टरबेंस होता है, कोई समाज में अस्थिरता होती है, तो कुछ देर अस्थिर होने दीजिए ना। वैसे भी आपका समाज अस्थिर है, लेकिन ये बात कहता वो है जो ऊपर बैठा है, जो मलाई खा रहा है। वो कहता है कितना अच्छा तो सब चल रहा था, ये लोग जातिवादी हैं, जातिवाद कर रहे हैं। और इसके लिए मैं मेरी किताब आपके दर्शकों के जरिए कह रहा हूँ, यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि अंग्रेजों के आने के पहले जब जाति जनगणना नहीं होती थी तो भारत में सब अच्छा था। मैंने अपनी किताब में कहा है कि नहीं, उसके पहले भी जनगणना होती थी, जाति जनगणना भी होती थी, और भारत तब उतना अच्छा नहीं था, लड़ता था भारत। वो कबीर पैदा करता था, वो बुद्ध पैदा करता था, वो फूले अंबेडकर पेरियार पैदा करता था, वो कर्पूरी मंडल जगदेव पैदा करता था, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के 100 पाने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60 कहता था। तो जगदेव बाबू के नारे कहता था 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये भारत ये पैदा करता है। आप कह रहे हैं कि हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे, जितना लड़ना होगा लड़ेंगे, लेकिन सवाल यह है क्या आज के इस वैश्विक परिदृश्य में जहां पूरे दुनिया आज युद्ध भी झेल रहा है, टेक्नोलॉजी की बात करें तो कई हम लोग कह रहे हैं कि भारत में हम लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कहीं और से होते हैं। तो ऐसे दौर में आपके लिए चुनौती नहीं है कि जो आपने पुस्तक लिखी है वो सोशल मीडिया के दौर में आपकी पुस्तक के लोग कैसे पढ़ पाएंगे, खास करके नौजवान वर्ग? अ, कितना भी स्याह रात नाम लेती नहीं ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। जब कलम और किताब पर पाबंदी लगाई जाए, विश्वविद्यालयों को बर्बाद किया जाए, बेचा जाए, शिक्षा के स्कूल बंद किए जाएं और दारू की दुकान खोली जाए, फीस महंगी की जाए, पढ़ाई महंगी की जाए, फेलोशिप घटाई जाए, सीट कटौती की जाए, ऐसे दौर में कलम किताब की बात करना अपने दौर के सबसे जरूरी सवाल पर बात करना। मेरी पहली किताब प्रोफेसर की डायरी उसी पर थी, जी, लोगों ने पढ़ा, बहुत 55-60 हजार किताबें बेस्ट बिक गई, सेलर रहा वो किताब। और पीडीएफ पर तो बहुत सारे लोग पढ़ गए, अपने से बना लिया पीडीएफ। हिंदी की दुनिया में बड़े अरसे बाद कोई इस तरह की वैचारिक किताब इतनी बिकी। दुनिया युद्ध झेल रही है, ठीक बात है, एटीएम से दुनिया परेशान है, एप्स्टीन फाइल फॉर ए, टी फॉर ट्रंप और एम फॉर मोदी। बहुत बड़ी बात कह अरे भाई कौन लोग हैं ये? देश में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत की विदेश नीति को चौपट कर दिया। जो आपके पुराने परंपरागत मित्र थे वो शत्रु हो गए, और जिनसे आपको वैचारिक जो कोई कॉलर पकड़ करता है, ट्रंप है रूस से तेल मत खरीदना, कहेंगे नहीं खरीदेंगे साहब, कहेगा अच्छा 1 महीने खरीद लो, खरीद लेते हैं। ऑर्डर भी वही। इजराइल फादरलैंड हो गया, आपको पता था कभी? मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल है। इस देश के नागरिकों को जो नहीं पता था मोदी जी बता रहे हैं। अच्छा, आप मदरलैंड तो जानते थे, जी आप अपने दर्शकों से पूछे फादरलैंड कौन था, किसी को पता था? मोदी जी बताए कि फादरलैंड इजराइल है। तब बेटा लैंड हो जाएगा पाकिस्तान, भतीजा लैंड हो जाएगा बांग्लादेश, और दादा लैंड हो जाएगा अमेरिका। यहां भारत अब पहुंचा रहा है। अब गए थे डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार करने, विदेश नीति ऐसे चलती है। पाकिस्तान का जहाज छोड़ दिया ईरान, आपका रोका हुआ है, 4 जहाज छोड़ा भी। एप्स्टीन फाइल में जिसका जिसका नाम आया उसने दुनिया के ऊपर युद्ध थोप दिया। युद्ध थोप कर हथियार बेचने वाली कुछ सरफिरी ताकतें दुनिया को युद्ध में झोंकी हुई है और विनाश कर रही हैं। भारत में भी कुछ सरफिरी ताकतें हर हाथ में हथियार बांट रही हैं, कलम छीन रही हैं, और चंद मुट्ठी भर लोगों को सत्ता, संसाधन, सम्मान बेच दे रही हैं। 2 उद्योगपति सबसे बड़े हो जाएं, 84-85 करोड़ जनता 5 किलो अनाज सरकार से लेके पेट भरे, और 100 अरबपतियों में एक भी 90% आबादी का ना हो। भारत बट गया है 2 हिस्सों में। जिसके जेब में पैसा, उसके बच्चे बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं। वो न धर्म बचाने आते, न रामनवमी मनाने आते, वो न कांवड़ ढोने आते, वो देश चला रहे हैं, करोड़ों रुपए के पैकेज पर काम कर रहे हैं। बीजेपी और सत्ताधारी दल के सारे बेटे बेटी वहां हैं। गृह मंत्री हैं तो अमित शाह का बेटा जैसा आया है आपके रामनवमी जुलूस में, कांवड़ में आता है नहीं। आईसीसी का चेयरमैन है, वो करोड़ों रुपए में खेल रहा है। जितने बीजेपी के नेता हैं धर्म के नाम पर लड़ाने की बात करते हैं, उनका एक भी बेटा बेटी धर्म के नाम पर आता नहीं। 90% आबादी को शिक्षा छीन ली, रोजगार मिला नहीं, बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा चरम पर है। इसलिए दिक्कत तो चुनौतीपूर्ण हो गई है, लेकिन इतनी विपरीत चुनौतीपूर्ण दौर में भी कलम और किताब ही तो उम्मीद है। बिल्कुल। दुनिया युद्ध से भी देख रही है कि युद्ध विनाशक होता है, मानवता के विरोध में होता है। युद्ध में कोई जीतता नहीं है, युद्ध में सारे मारे जाते हैं, कोई कम कोई ज्यादा। भारत में एक अघोषित युद्ध चल रहा है, सत्ता, संसाधन और सम्मान में हिस्सेदारी का। एक भारत इंडिया बन गया। 5%, ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है 1% आबादी के पास 40% संसाधन, 2.5%, 3% के बाद 75% संसाधन। तो उसका भारत तो अलग है साहब। और ये जो गरीब है गांव में हॉस्पिटल में लाइन लगाए, रोज सुबह 5 बजे 6 बजे पर्ची कटाने जाता है कि मुफ्त में इलाज हो जाए, वहां डॉक्टर नहीं है। अस्पताल में कोई जो बीमार भारत है ना 90% वो अस्पताल में लाइन लगाए। हम आप कभी जाइए अस्पताल तो समझ में आएगा ये भारत कौन है। जितना लेबर चौक होता है ना गांव में, बदहासी बेबसी, हालात ने चेहरे की चमक छीन ली, वरना बेवक्त बुढ़ापा हमारे घर नहीं आता। इस देश की बहुत बड़ी आबादी भरपेट खाना नहीं, कुपोषण का शिकार हो गई, लेबर चौराहे पर वहां बैठी हुई है, रोजगार मिल जाए साहब। बच्चे पढ़ लिख करके बैठे हैं, पेपर लीक हो रहा है, नौकरी नहीं है, सारी नौकरी प्राइवेट कर दी, और प्राइवेट कंपनियां शोषण कर रही। तो वो जो 90% भारत भीड़ में लाइन लगाए है, जो कोरोना में जो नोटबंदी में लाइन लगाया था भूल गया, कोरोना में ऑक्सीजन की लाइन लगाया भूल गया, सिलेंडर की लाइन लगाया भूल जाएगा, क्योंकि धर्म के नाम पर कोई आ जाएगा लड़ाने, अरे धर्म खतरे में। ऐसे दौर से निकालने का काम किताबें ही तो करेंगी। और नई पीढ़ी के नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मत पढ़ो, वैचारिक किताबें पढ़ो, अपने स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बचाओ। और ऐसी किताबें कि लक्ष्मण यादव की मत पढ़ो, अंबेडकर की किताब पढ़ो, लोहिया को पढ़ो, गांधी को पढ़ो, भगत सिंह को पढ़ो, बीपी मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ो, भारत का संविधान पढ़ो, और जितने भी वैचारिक लोग हैं उनकी वैचारिक किताब पढ़ो, और फिर अपने हुकूमत से सवाल करो। यही है उम्मीद। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो ऐसी उम्मीद नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं ये मत कहता हूं, शेर जंगर का एक शेर है कि हौसलों में फकत उतार से ही, वक्त ज्यादा ही बेहिसाब से ही, नाउमीदी से लाख बेहतर है एक उम्मीद दागदार से ही। मेरी उम्मीद है कि मेरी किताब हमारे जैसे लाखों नौजवानों का संघर्ष, जो हुकूमत से बिना डरे सवाल कर रहे हैं और आम लोगों से कह रहे हैं कि पढ़ो, जागो, एकजुट हो, नफरत की लड़ाई में मत जाओ,
कलम किताब बचाओ, संविधान बचाओ। हमें उम्मीद है कि हम सच के साथ हैं, हक के साथ हैं, कलम किताब के साथ हैं। हम जीतेंगे, नफरत हारेगी, झूठ हारेगा। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर लक्ष्मण जी को, जिन्होंने यह संदेश देने का पैगाम दिया आप लोग को, पटना से, बिहार से, गौतम बुद्ध की वह धरती से, कि हम एक उम्मीद लेकर जा रहे हैं कि बिहार फिर से गौतम बुद्ध की ओर जाएगी और अपने पुराने विरासत को बचाएगी, लोहिया मंडल और जगदेव के सपनों को साकार करेगी। धन्यवाद।